हैं दिल्ली के ऊपर। ये कहानी आपकी शुरू हो चुकी होती है अफगानिस्तान से। ये एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने दिल्ली के तख्त के ऊपर सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन किया हुआ है, लेकिन सबसे कम टाइम पीरियड में भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही है ये डायनेस्टी। और उसमें भी इस डायनेस्टी का सबसे ज्यादा इफेक्टिव सुल्तान, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, दीवाने बरीद के नाम से जाना जाता है गुप्तचर विभाग को, जिसकी स्थापना बलबन ने करी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर एक कंडीशन क्या बन रही होती है, ऐसे समझिएगा। अरे मेरा कोई फेवरेट नहीं है यार, आप ही लोगों का प्यार है। आप लोगों ने प्यार दे दे के ऐसा कर दिया ना कि अब कोई भी नया स्टूडेंट आता है ना, तो उसको लगता है जैसे मेरा नाम ही सुल्तान है। अब यहाँ पर क्या है यार कि अफगानिस्तान में ये खिलजी हुआ करते थे। इनके साथ भी भैया वही वाला सिस्टम चल रहा था कि यार अपनी अगर दरिद्रता दूर करनी है या करियर बनाना है तो भैया कहाँ जाना होगा, भारत जाना होगा। और यहाँ पर दिल्ली में द्वंद छुड़ा हुआ था, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो रही थी। खिलजियों का सरदार उस टाइम पर हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही ये भतीजा था। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का ये जो चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये तख्त का काफी लालची था। लालची इसको इसलिए बोला जाएगा, एक होता है तख्त के लिए पैशनेट होना। अलाउद्दीन खिलजी को भी तख्त चाहिए था, लेकिन वो पैशनेट था, उस तख्त के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो लालची इसलिए था क्योंकि उसके खुद के बस की कुछ नहीं थी, लेकिन उसे शासन जरूर करना था, तख्त जरूर चाहिए था। जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका चाचा, ये सपने देख रहा होता है दिल्ली के। और अलाउद्दीन खिलजी सपने देख रहा होता है खिलजियों का सरदार बनने के, कि कब वो अपने चाचा की जगह लेगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को लगातार खुश किया करता रहता था, हमेशा, कभी छोटी चीजों से कभी बड़ी चीजों से। अला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका चाचा, कुछ भी कह देता तो भाग के उस काम को करता था। इनकी बेटी भी थी, उनसे ये प्यार भी करता था, जिसका नाम था मेहरुनिशा। उसको भी खुश करने की कोशिश करता था ताकि मेरा चाचा खुश हो जाए, और चाचा जब खुश हो जाएंगे तो हो सकता है मुझे गद्दी भी दे दें। इस तरीके से काफी टाइम से अपने चाचा को खुश करने की कोशिश किया करता था। लेकिन इसका चाचा एक नंबर का बड़ा वाला था, वो इसको तख्त देने की तो छोड़ो, अपने आसपास भी नहीं फटकने देता था। अब ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी पिछले कुछ टाइम से। हालांकि इसकी शादी हो चुकी होती है मेहरुनिशा से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से। तो अब ये सिर्फ इसका भतीजा ही नहीं, कमांडर ही नहीं, इवन दामाद भी होता है। तो भतीजा भी है, कमांडर भी है, दामाद भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मौका पड़ा नहीं होता है। अब खिलजी भी सपने देख रहे होते हैं दिल्ली के तख्त पर आने के लिए। खिलजी यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ यहाँ पर आने की सोच रहे होते हैं, और ये लाहौर तक आ चुके होते हैं। जब ये लाहौर तक आ जाते हैं तो इनको पता लगता है कि भैया दिल्ली के तख्त पर तो उत्पात मचा हुआ है, किसका? मंगोलों का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कहता भैया गाड़ी घुमाओ, चलो वापस, कुछ नहीं हो पाएगा, वहां पर मंगोल है, मंगोलों से कौन लड़ेगा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें कहता है सबसे बड़ा खतरा तो ये मंगोल है। तो कहता है मंगोलों से मैं लड़ूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को पता होता है इट इज द राइट टाइम टू रिटेलिएट एंड राइट टाइम टू प्रूव। उसे पता होता है कि जाहिर सी बात है, अपने आप को प्रूव करने का वही तरीका होता है जब दुनिया जिस काम को करने से मना करते हैं, अगर उस टाइम पे आपने वो काम कर दिया तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हो। मानते हैं इस बात को? जब कोई भी जिस काम को नहीं करे, हर किसी के हाथ पैर फूल जाए, कर्तव्य दिखाने का सही समय वही होता है। और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से लड़ने के लिए हाँ बोलता है। मूवी में वही वाला सीन है, आपने देखा होगा, जब वो कहता है अलाउद्दीन मुझे तुम्हारे खोखले इरादे नहीं चाहिए। कहता है खिलजियों के लिए तो खुदा से भी लड़ जाएगा अलाउद्दीन। ये वही वाला सीन। फाइनली यहाँ पर वो तैयार होता है, और उसके बाद मंगोलों से बैटल होता है। मंगोलों से बैटल होता है, आप लोगों को पता ही है उसका रिजल्ट क्या है। संजय लीला भंसाली साहब ने आपको पूरी समझाई दी है हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो पैशन होता है, जो जज्बा होता है, काम आता है, और मंगोलों को खदेड़ देते हैं खिलजी। मंगोलों को खदेड़ने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा होता है कि तख्त उसका चाचा, उसके चाचा की उम्र हो चुकी है, तख्त उसका चाचा
अलाउद्दीन को ही देगा क्योंकि अलाउद्दीन से खुश है। लेकिन भैया जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, वो आके दिल्ली के तख्त पर खुद जम जाता है और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। खैर, यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी आपकी स्टैब्लिश हो जाती है। जब खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है तो यहाँ से 1290 से लेकर 1330 तक यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी चलेगी, अगले 30 साल तक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका रियल नेम अली गुरशास्प हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी इसने बाद में अपना नाम रखा है। इसको अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिकंदर सानी, मतलब हिंदी में सिकंदर सानी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपने इसने 20 साल के करियर में इसने 1296 से तख्त पर ये बैठा था और 1316 तक ये तख्त पर बैठा था। इसने 20 साल के अपने इस करियर में 8 बैटल लड़े थे। इन 8 में से एक भी बैटल ये नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इसको अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युद्ध किसने लड़े हुए हैं? सबसे ज्यादा युद्ध किसने लड़े हुए हैं और एक भी बैटल वो नहीं आ रहा है? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी ना। हाँ। हालांकि उनको कोई टाइटल नहीं दिया गया है। देखिए, उन्होंने जितने बैटल लड़े हैं ना, उनके आसपास भी नहीं है किसी के रिकॉर्ड में। उनका भी कार्यकाल 20 साल का रहा है। उन्होंने 1720 से लेकर 1740 तक शासन किया है। लेकिन पता है 20 साल में कितने बैटल लड़े हैं? अलाउद्दीन ने तो केवल 8 बैटल लड़े हैं। उन्होंने 20 साल में 39 बैटल लड़े हैं। 39 बैटल, छोटे बड़े मिलाकर। और एक भी नहीं आ रहे, एक भी। पर समस्या पता है क्या है? समस्या है ये प्यार। ये मोहब्बत दिक्कत कर देती है। मोहब्बत बहुत दर्द देती है। उसी मोहब्बत ने दर्द दिया अलाउद्दीन को, उसी मोहब्बत ने दर्द दिया था बाजीराव को। और दोनों की जो कहानी हुई थी वो वहीं से खत्म हुई थी। तभी मैं कहता हूँ कि मोहब्बत से दूर रहो जब तक करियर ना प्राप्त कर लो। एक बार जेब पॉकेट ठीक हो जाती है ना, तो उसके बाद मोहब्बत दर्द भी दे जाती है ना, तो आप समझ जाते हो। इसलिए बाकी हिंदुस्तान के हर लड़के का दिल टूटता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो है ही है। कभी ना कभी टूटा होगा, नहीं तो आगे भी टूटेगा, क्योंकि होते ही हैं हिंदुस्तान के लड़के दिल फेंक। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसका नाम था अली गुरशास्प। बड़ा होके ये अलाउद्दीन खिलजी बनता है, आपको पता ही है। तख्त के लिए पैशनेट होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है बचपन से ही। ओके। और ये कौन है? मेरा नहीं टूटा है, तो हंसिए मत। हंसिए मत, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जिनका पढ़ाई करते टाइम या इस उम्र में टूट जाता है दिल, वो तो फिर भी सही है। नहीं तो शादी के बाद जिनका टूटता है तो फिर समस्या हो जाती है। हम्म। इसलिए हंसिए मत, समस्या हो जाएगी। ये मनाइए कि शादी से पहले ही दिल टूटे। अब देखिए यहाँ पर इसका जो टेन्योर था, 1296 से लेकर 1316 एडी तक था। अरे यार, मैं देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये शासन तो कर रहा होता है, लेकिन कैसे? एक तरीके से ये इफेक्टिव कमांडर होने के नाते शासन कर रहा होता है। चल इसी की रही होती है, लेकिन उसको तख्त चाहिए होता है। ये क्या करता है? 1296 में अपने चाचा को कत्ल कर देता है और अपने चाचा को ही कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है सुल्तान बन के। कहता बहुत हुआ सम्मान, अब हमसे नहीं हो पाएगा। अपने चाचा को भेज देता है ऊपर और बैठ जाता है सुल्तान बन के यहाँ पर। फाइनली यहाँ से इसका कार्यकाल शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में ऐसा क्या क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का रियल सुल्तान भी बोला जाता है? एक चीज और ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन रहा, तो आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अरविंद केजरीवाल मत समझ लेना इसको, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी। एक चीज और, अगर आपसे पूछता है हु इज द मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान, ठीक है, या फिर खिलजी डायनेस्टी का पूछे या फिर पूरी दिल्ली सल्तनत का पूछे, तो भी आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखिए इसने ऐसा क्या क्या काम किए हैं। इसने इन 20 सालों में इतने काम कर दिए कि जितने इफेक्टिव तरीके से काम पूरी दिल्ली सल्तनत में ही नहीं हुए। देखिए इसने क्या क्या किया। इसने सबसे पहले तो अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया। इसने कहा, इसको पता था कि जाहिर सी बात है जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी, उसका उतना बड़ा दबदबा। इसने कहा हम अपनी आर्मी नए तरीके से रिफॉर्म करेंगे। इसने कहा जितने भी ये जो आज तक ये सिस्टम चल रहा है कि जब युद्ध होना होता है तो कोई भी बच्चा बूढ़ा तलवार उठा के चल देता है, ये सब अब नहीं चलेगा।
अब जो लड़ाके होंगे, सिर्फ जो युद्ध जानते होंगे और जिनकी हड्डियों में मजबूती होगी, केवल वही युद्ध लड़ेंगे। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने ओपन रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। जैसे आज की डेट में खुली भर्ती नहीं होती है पुलिस और आर्मी की, अगर भर्ती होना है तो इतने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो ये सारी चीजें, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह जो भी इसने रखी हो, ओपन रिक्रूटमेंट करके आर्मी को इसने रिफॉर्म किया। मतलब कहने का है कि जो सिर्फ योग्य होंगे वही आर्मी में सर्व करेंगे, लड़ाके सिर्फ। साथ में पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने अपनी आर्मी को सैलरी बेसिस पर रखा। आज तक कोई भी सुल्तान या कोई भी राजा महाराजा अपनी आर्मी को सैलरी नहीं देता था, वो सब इमोशंस और सेंटिमेंट में लड़ा करते थे। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके हैं। एक, या तो वो लड़ने तब आते थे जब सामने वाला व्यक्ति आक्रमण कर देता था, तो भैया शस्त्रागार उनके लिए खोल दिया जाता था और सब शस्त्र उठा के लड़ने पहुंच जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने घर को बचाना है तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर इसने क्या किया, इसने कहा कि अब लड़ाके अपने घर नहीं जाएंगे, मेरे साथ सेना में जो रहेंगे वो हमेशा साथ में रहेंगे, उनका काम लड़ना है, वो योद्धा है, तो उनको हम सैलरी भी देंगे। इसका मतलब यह है कि अब वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, वो 24 घंटे, सातों दिन सिर्फ और सिर्फ उनकी यही नौकरी है। साथ में इसने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट इंट्रोड्यूस करी जिसको बिस्वा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को लॉन्च किया था, जिस पर मैंने आपको बताया था कि हर एक की जमीन से 20% सुल्तान के खाते में जाएगा, कुछ परसेंट आर्मी में जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। उसी तरीके से इसने भी एक लैंड मेजरमेंट यूनिट बिस्वा सिस्टम को लॉन्च किया। साथ में इसने दाग और हुलिया सिस्टम को भी लॉन्च किया। दाग का मतलब समझते हैं, घोड़ों में दाग लगा दिया जाता था, मोहर को गर्म करके घोड़े की स्किन पर लगा दिया जाता था, जिससे उसकी स्किन जल जाती थी और वो दाग वहां पे बन जाता था, ठीक है। हाँ, ठप्पा लगा देते थे, जिससे हमें ये पता लगता था दूर से ही कि ये घोड़ा हमारा ही है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था कि ये वो टाइम हुआ करता था, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े हुआ करते थे उसकी जीत उतनी ज्यादा युद्ध में तय हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की टैक्टिक से लड़ता था, इसी वजह से इसको सिकंदर सानी भी बोला गया है। ये सिकंदर से काफी प्रभावित था। ये हमेशा क्या करता था कि जैसे 100 लोग हैं आर्मी में, तो ये घोड़े हमेशा 150 रखता था। 100 घोड़े 100 लोगों के पास रहेंगे, 50 घोड़े रिजर्व में रहेंगे। अब ये 50 घोड़े की यूनिट पीछे खड़ी रहा करती थी, उनका सिर्फ इतना काम होता था कि युद्ध में ये देखना कि किसी का घोड़ा तो जख्मी नहीं हो गया है, क्योंकि अगर किसी का घोड़ा जख्मी हो जाता था तो लगभग उस व्यक्ति की मौत तय होती थी। घोड़े से गिरे नहीं कि मौत हो ही जानी है, फिर तो बचोगे नहीं। तो इस केस में उसका तुरंत काम होता था पीछे वाली यूनिट का कि जैसे ही किसी का घोड़ा जख्मी हुआ, उसके पास तुरंत एक नया घोड़ा भेजना है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब अपने घोड़े युद्ध में पहचान सको, जिसकी तरफ इशारा कर सको तो घोड़ा आ सके तुरंत एक कॉल पे हमारी तरफ, इस वजह से दाग सिस्टम। साथ में हुलिया सिस्टम का मतलब है इसने अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म भी दी थी। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म दी थी, ठीक है, ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म इसने दी थी। इससे एक और फायदा रहता था, युद्ध में अपने आदमियों को पहचानने में दिक्कत नहीं होती थी। साथ में ये भी पता लगता था कि हमारे आदमी कितने मर रहे हैं और कितने बच रहे हैं, ये सारी चीजें पता लगती रहती थी युद्ध में। ये सारी चीजें इससे पहले किसी ने नहीं सोची थी, इसका क्रेडिट भी इसी को जाता है। साथ में इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देखो, अलाउद्दीन से पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था, ये काफी पुराने ढांचे का हुआ करता था। मतलब कहने का कि बेभाव टैक्सेशन सिस्टम चला करता था। स्लेव डायनेस्टी में चाहे बलबन हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे कोई भी हो, सबने अंधाधुंध टैक्स लिया है। टैक्स का सिस्टम भैया कैसा वहां पे चला करता था कि आज सुल्तान को लगा कि मेरे खजाने खाली हो रहे हैं, तो जाके एक चौक पे जाके खड़े हो गए, चौराहे पे जाके खड़े हो गए। भैया बोला सुल्तान ने कि आज हम सबसे 50-50 सिक्के लेंगे, 50-50 सिक्के देते जाओ और अपनी जान बचाते जाओ। अब मान लीजिए कि औगी है, औगी आज 50 रुपया ही, 50 सिक्के ही कमा के लाए हैं, तो सुल्तान ने तो 50 मांगे हैं ना, तो इनको 50 देने पड़ेंगे क्योंकि जान बचानी है। अब सुबह में मान लीजिए 100 सिक्के कमा के लाए हैं, ये तो आराम से 50 दे देंगे, 50 फिर भी इनके पास बचे रहेंगे। अब रत्नेश है, मान लीजिए रत्नेश 20 ही सिक्के कमा के लाए हैं, ये कहाँ से 50 दे पाएंगे, तो ये कुछ गिरवी जरूर रखेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है भैया, चाहे गिरवी रख के दो। तो सुल्तान ने जो मांगा है वो तो उसको चाहिए ही चाहिए। सुल्तान ने बोला 50 सिक्के, मतलब 50 सिक्के आप कहीं से भी लाइए, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी चला करता था, अंधा टैक्सेशन चल रहा था।
कभी मांग लिया जाता था 200 सिक्का, कभी 100 सिक्का, कभी 10 सिक्के, कुछ क्राइटेरिया ही नहीं था। इसने क्या कहा, अलाउद्दीन ने कहा आज से हम टैक्सेशन सिस्टम को 50% पे फ्रीज करते हैं। 50% पे इसने टैक्सेशन को फ्रीज किया। इसने कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि आप कितना कमा रहे हो, आप जितना भी कमाओ उसका 50% हमें दोगे। इससे लोगों में बड़ी शांति स्थापित हुई, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि भैया जो 50 कमा रहा है वो 25 देगा, जो 10 कमा रहा है वो 5 देगा। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया, 50% पे इंट्रोड्यूस किया अपना टैक्सेशन सिस्टम। उसके लिए इसको मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मुंशी भी तो आप रखोगे ना, मुंशी ही तो कैलकुलेशन करेगा ना। अब पता लगा मानसी कमा के ला रही है 500 सिक्के, और जब अलाउद्दीन खिलजी पूछने आ रहा है तो उसको बता रही है 200 हमने कमाए हैं, देना है इनको 250 सिक्का, लेकिन झूठ बोल के उसको 100 सिक्के ही दिए, बोले कि 200 कमाए हैं। तो इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? उसका हिसाब किताब जाहिर सी बात है मुंशी रखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से बैटल लड़े, ध्यान रखिएगा। इसके 1296 से लेकर 1316 के बीच में, इन 20 सालों में इसने ये 8 बैटल लड़े हुए हैं। पहला 1292 का बैटल ऑफ मालवा। ये जो बैटल ऑफ मालवा है ये वही वाला है जिसमें मंगोलों से लड़ा था। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ देवगिरी है 1296 में। ये देवगिरी का बैटल वही है जिसमें देवगिरी को लूटने के बाद अपने चाचा को कत्ल कर देता है 1296 में। आपको मूवी में याद है? मूवी में याद है जब इसका चाचा बोलता है कि वो देवगिरी को लूट के आया है, मैं उसको लूट कर आता हूँ, और आता है इसका चाचा इसी से मांगने, और ये अपने चाचा को ही निपटा देता है वहां पे, हाँ कारा में। तो अलाउद्दीन तुम कारा में क्या कर रहे हो? अरे चाचा जान आपके लिए हम ये सब लेकर आए हुए, तो ये भी मुझे दे दो। ये नहीं दे सकता चाचा जान, ये नायाब है। किसने कहा? अलाउद्दीन। अल्लाह की बनाई हुई नायाब चीज पर अलाउद्दीन का। हाँ इख्तियार लेके आओ। इख्तियार को बुलाता है, इख्तियार पीछे से चाचा के ही दे देता है। इसके बाद 1297 में इसने गुजरात को जीता, 1301 में रणथंभौर को जीता, 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीता। ध्यान रखिएगा यहीं से इसकी जिंदगी बदल जाती है। 1303 में चित्तौड़गढ़ वाला बैटल इसका वही है, रानी पद्मिनी वाली जो कहानी है। रानी पद्मिनी को तो कभी ये देख भी नहीं पाता है, और बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ ये जो है उसके बाद से ये थोड़ा सा साइको टाइप का हो जाता है। हाँ, और उसके बाद ये ओछी हरकतें भी करने लगता है। उसके बाद ये सही नहीं रहता है मेंटली, धीमे धीमे इसकी मेंटल स्थिति खराब ही होती रहती है। 1305 में इसने मालवा को फिर से जीता। क्यों मालवा को दोबारा जीता? क्योंकि पहली बार मालवा में मंगोलों से लड़ा था, दोबारा जाके मालवा को जीता इसने। 1308 में सिवाना को जीता, और 1311 में जालौर को जीता। उसके बाद स्टोरी लाइन अब ऐसा बोलती है कि 1316 के आसपास, उससे पहले ही इसकी दिमागी स्थिति खराब होने लगती है, काफी सन की प्रवृत्ति का ये हो जाता है, और इसका जो स्लेव होता है जिसका नाम होता है मलिक कफूर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसने जैसे वो मूवी में दिखाया हुआ है, वो मूवी में गलत दिखाया हुआ है कि इसका चाचा इसको गिफ्ट ला के देता है मलिक कफूर को। ऐसा नहीं है, मलिक कफूर को इसने खुद खरीदा होता है, और राजस्थान में इसने खरीदा होता है इसने मलिक कफूर को। मलिक कफूर एक हिंदू होता है। मलिक कफूर का कोई रियल नाम बता सकता है? मलिक कफूर का कोई रियल नाम बता सकता है? एनीबडी? बिल्कुल सही, इसका नाम होता है मलिक मनी। क्या नाम होता है? मलिक मनी। मलिक मनी को इसने खरीदा होता है 1000 दिनार देकर। इस वजह से इसी को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, और इसको अपना स्लेव ऐसा नियुक्त किया था, गुलाम ऐसा नियुक्त किया था। ठीक है, हाँ। बाकी कई सारे इतिहासकार लिखते भी हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दूसरे भी शौक रखता था। मलिक कफूर को तो थे ही दूसरे शौक, और उसके बाद ये इनकी बीवी भी थी, ये इनकी कमांडर भी थी, और समटाइम्स ये इनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तो ये जो भी था, ठीक है। एक चीज और, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को अपने तरीके से ट्रेंड किया था। काफी शातिर था ये, बहुत शातिर था, और एक अच्छा लड़ाका तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ट्रेंड करके बनाया ही था। साथ में अपनी सेना का कमांडर भी नियुक्त किया था इसी वजह से। बहुत तेज लड़ाका था ये, और दिमाग भी इसका बहुत तेज चलता था, बिजली की तरह इसका दिमाग चलता था। इसकी सोच सोच और जो बौद्धिक क्षमता थी काफी तेज थी। मलिक कफूर देख रहा होता है चीजों को, हर चीज समझता होता है, लेकिन उसे पता होता है कि पासा कब गिराना है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है,
1316 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की जब कंडीशन बिगड़ने लगती है, ये धीमे धीमे एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी को पॉइजन देता रहता है, स्लो पॉइजन, और स्लो पॉइजन देते देते धीमे 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 अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है 1316। जब अलाउद्दीन की मौत हो जाती है तो उसके बाद अपने आप को, ध्यान रखिएगा यहां पर, अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुइजुद्दीन मुबारक सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। मुइजुद्दीन मुबारक के शासनकाल में जो मलिक कफूर है वो दक्षिण भारत तक जीतता है, खिलजियों के परचम के तले पूरा दक्षिण भारत तक अपनी पैठ बनाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सी डायनेस्टी है जिसने दक्षिण भारत तक जीता है भारत को? यह है खिलजी। एक क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछे कि ये कौन सा सुल्तान है जिसको क्रेडिट दिया जाता है दक्षिण भारत तक जीतने का, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी है। हालांकि मोइनुद्दीन मुबारक शाह के टाइम पीरियड पे ही ये हुआ है, लेकिन उसका कोई और बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं है, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी आपको ऑप्शन में देता है। तो ध्यान रखिएगा खिलजी के टाइम पीरियड पे ही दक्षिण भारत तक जीता। और इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? ये मलिक कफूर ने ही करके दिखाया था। मलिक कफूर में ही इतना पोटेंशियल था। उसके बाद आखिरी टाइम में 1220 के आसपास, सॉरी 1320 के आसपास, ये मुइजुद्दीन मुबारक शाह को खुद ही मार देता है। और कैसे मारता है आपको पता है? वो अलाउद्दीन का बेटा होता है, अलाउद्दीन बेटे की दोनों आंखें निकालता है और दोनों आंखें निकाल कर उसको 3 घंटे तक टॉर्चर करता है। और कहां पर? दिल्ली सल्तनत के तख्त के ऊपर। उसके बाद ये पता है कितने दिन का सुल्तान रहा है? 36 दिन का सुल्तान रहा है। दिल्ली के तख्त के ऊपर अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है। ये कम ही लोगों को पता है कि मलिक कफूर भी दिल्ली का सुल्तान रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, 36 दिन का सुल्तान कौन था? स्टूडेंट्स ने कान पकड़ लिए थे, ये कौन है, ये तो आज तक नहीं पढ़ा। ध्यान रखिएगा यही था मलिक कफूर। 36 दिन का सुल्तान रहा है दिल्ली के तख्त के ऊपर। उस 36 दिन में ये भी सन की टाइप का हो चुका था, इसका भी दिमाग फिर चुका था। यार जो लोग सुबह शाम तक किसी की जान ले रहे हैं वो सन की हो जाएंगे, उनका दिमाग सही थोड़ी चलेगा। ये इतनी बर्बरता इसने फैलाई है 36 दिनों के अंदर, जिसको चाहता था उसको काट देता था, जिसकी चाहता था, चलते फिरते निकल रहा है, किसी की आंखें लग रही हैं कि इसको घूर रही हैं, तो सीधे ही सीधे वहीं पे खुद ही चाकू लेके आंखें ही निकाल देता था। इतना बर्बर था। इस 36 दिनों में इसने वो तबाही और वो कोहराम मचाया दिल्ली के तख्त के ऊपर, और अपने ही दरबार में, कहीं बाहर जाके नहीं, अपने ही दरबार में किसी को भी टॉर्चर कर देता था। इतना पागल हो गया था। उसके बाद लोगों ने कंस्पिरेसी करके उसको मारा, नहीं तो इसका ये सारी चीजें, पागलपन इसका रुकता ही नहीं। ध्यान रखिएगा इस तरीके से खिलजियों का साम्राज्य खत्म हो गया। और खिलजियों का साम्राज्य खत्म होने के बाद 1320 में कौन आ गया? तुगलक आ गए गद्दी के ऊपर। खैर तुगलकों पर जाने से पहले एक चीज और समझो। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टैक्स और लॉन्च किए थे। एक तो इसने घराई लॉन्च किया था और दूसरा चराई लॉन्च किया था। घराई हाँ कल ही कराऊंगा, लेकिन अभी समझ लो अभी कुछ बाकी है इसलिए कह रहा हूँ। ये जो घराई था, आपको नाम से ही पता लग रहा है, घर पे लगने वाला टैक्स, मतलब हाउस टैक्स लिया जाता था, इसको घराई बोलते थे। और चराई का मतलब ये होता था, जिनके पास पशु हैं वो अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो सुल्तान की तरफ से जगह ऐसी बनवाई गई थी जहां पर आप अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए आपसे टैक्स लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड चराई। ठीक है? नहीं, अलाउद्दीन ने अपने सिक्के नहीं जारी किए थे। अलाउद्दीन ने कॉइन नहीं जारी किया। साथ में इसमें जमीनों के ऊपर लगान लगाया था। 50% टैक्स ये हर चीज में लगाता गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसका सीधा सा हिसाब किताब 50% टैक्सेशन था। अब इतनी सारी हम लोग बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करी। उसकी स्कीमें देख रहे हो, टैक्सेशन सिस्टम देख रहे हो, आर्मी रिफॉर्मेशन देख रहे हो, डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसने काफी चीजें डेवलप भी करी हुई हैं। जैसे कि इसने दिल्ली के अंदर हौज खास बनाया हुआ है, हौज खास। साथ में इसने हौज खास में ही चोर मीनार बनाई हुई है, चोर मीनार। चोर मीनार जानते हैं क्यों बनाई गई थी? आप जब चोर मीनार जाके देखोगे तो वहां पे झरोके बने हुए हैं छोटे छोटे। चोर मीनार एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई बाहर ही हम पर आक्रमण कर दे तो हमारे सोल्जर वहां पे जाके बैठ जाएंगे, और चोर मीनार में अंदर से वो किसी का भी टारगेट ले सकते हैं, बाहर से कोई उन्हें नहीं देख पाएगा। मतलब इतने छोटे छोटे झरोके हैं जिनसे अंदर से बाहर बिल्कुल प्रॉपर विजिबिलिटी दिखती है, 100% एक्यूरेसी के साथ, लेकिन बाहर वाला कोई नहीं देख पाएगा। इसको चोर मीनार के नाम से जाना जाता है। साथ में और इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इसने दिल्ली के अंदर सीरी, मतलब एक नए नगर की स्थापना करी जिसका नाम था सीरी।
और सिरी के अंदर सिरी का फोर्ट भी बनवाया, सिरी फोर्ट भी बनाया, और इसने सिरी को ही अपनी कैपिटल भी बनाया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सिरी को अपनी कैपिटल किसने बनाया? आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसने क्या किया, और इसने क्या एस्टैब्लिशमेंट किए, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही धीरज, इसने अलाई मीनार बनाई है दिल्ली के अंदर, और अलाई मीनार में अलाई दरवाजे का भी निर्माण कराया है। तो अलाई मीनार भी और अलाई दरवाजा भी, ये सारी चीजें इसने बनाई हुई हैं। साथ में ध्यान रखना, इसने एक मस्जिद भी बनाई हुई है जिसका नाम है जमैयत खाना। जमैयत खाना, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट सब दिल्ली के अंदर है, ये सब आज भी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये सारे एस्टैब्लिशमेंट अलाउद्दीन खिलजी के हैं। चित्तौड़गढ़ में जीत के बाद क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ में जीत के बाद बताया तो मैंने कि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहने लगी थी। उसके शासनकाल में भी उसने उसके बाद दो तीन जगह और आक्रमण किए, और उसके बाद टोटल 8 युद्ध इसने लड़े हैं, 8 के 8 युद्ध ये जीता है। तो ये इसके डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा इस 20 साल के अंदर। अब आप देखिए कि क्यों इसको दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान बोला जाता है। आप खुद ही समझ सकते हो, 20 साल के अंदर इतने एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी रिफॉर्मेशन, टैक्सेशन सिस्टम, हर चीज को इसने बेहतर बनाया, और साथ में आप देख रहे हो 8 युद्ध लड़े जिसमें से एक भी नहीं हारा। तो जाहिर सी बात है मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ये रहा ही रहा है यहाँ पर। साथ में एक लैंड मेजरमेंट यूनिट भी लॉन्च करके चला गया, बिस्वा सिस्टम। एक चीज और समझो यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के अंदर का टैक्सेशन सिस्टम समझो क्या हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के अंदर दो तरीके के टैक्स हमेशा लगाए गए हैं। एक टैक्स मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया है, और एक टैक्स नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। एक मुस्लिम्स के लिए तबका अलग हुआ करता था, और नॉन मुस्लिम्स की कैटेगरी में बाकी सब आ जाया करते थे। हिंदूज भी आ जाते थे, जैन धर्म को मानने वाले भी आ जाते थे, बौद्ध धर्म को भी मानने वाले आ जाते थे। इसने क्या किया, उस्र नाम का एक टैक्स लगा करता था। ये जो उस्र लिया जाता था, ये मुस्लिम से लिया जाता था, ये 5 से 10% हुआ करता था। और उस्र के ही जैसा टैक्स जिसका नाम था खराज, ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर टैक्सेशन में परिवर्तन है, नॉन मुस्लिम से ये सेम टैक्स आधा या एक तिहाई लिया गया है। पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर किसी ने आधा लिया है, कभी एक तिहाई लिया है, लेकिन मुस्लिम से 5 से 10% लिया जाता था। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो मुस्लिम से कम टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट है खम्स। खम्स पता है किसको बोलते थे? खम्स बोलते थे जो लूट का माल होता था। कहीं पर किसी भी किले को लूटा गया है, तो जो लूटेड मनी हुआ करती थी, उसका 1/5 सुल्तान को जाता था। मतलब अगर आपने 100 सिक्के लूटे या 100 गोल्डन पॉइंट्स लूटी है, तो उसमें से ध्यान रखिएगा, हाँ, 20, 1/5 20, ये 20 आपकी सुल्तान को जाएंगी, और बाकी जो 80 होती थी वो सेना में बांट दी जाती थी। ये जो 20 सुल्तान को जा रही हैं, इसी को खम्स के नाम से जाना जाता था। जक़ात और जजिया, ये रिलीजियस टैक्स हुआ करते थे। जक़ात लिया जाता था मुस्लिम से, और जजिया लिया जाता था नॉन मुस्लिम से। जो जक़ात लिया जाता था ये 2 से 2.5% हुआ करता था, और जो नॉन मुस्लिम से जजिया लिया जाता था ये 10% हुआ करता था। अब यहाँ पर एक चीज है, जक़ात वर्ड जो है ये आज भी रह गया, बट जजिया खत्म हो गया। ऐसा क्यों? देखो, ये जो धर्म के आधार पर टैक्स लिया जाता था, ये इस्लाम धर्म के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स था, जो कि मुस्लिम से भी लिया जाता था और नॉन मुस्लिम से भी लिया जाता था। लेकिन समस्या ये थी भाई, कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो इस्लाम धर्म में टैक्स क्यों देंगे? वो टैक्स देना नहीं चाहते थे, उनसे जबरन ये टैक्स लिया जाता था। इस वजह से इसको आप जजिया बोलते। लेकिन जक़ात का मतलब क्या होता है? जक़ात का मतलब होता है दान देना। दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, वॉलेंट्री होती है, आपका जितना मन हो गया आप उतना दो। ठीक है, तो मुस्लिम से जब इसको लिया जाता था तो इसको जक़ात बोला जाता था। तभी आज की भी डेट में आप इस्लाम धर्म की किताबें पढ़िए, उसमें क्या लिखा रहता है कि आप जब ईद मनाएं तो कृपया करके अपने घर के आसपास देखें कि आप तो ईद मना रहे हैं, आपके घर के आसपास भी लोग ईद मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं। अगर नहीं मना रहे हैं तो उनको ज़कात करिए, ऊपर वाला इससे खुश होता है। तो ज़कात का मतलब दान होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में आप इसको दान बोलते हो, दक्षिणा बोलते हो। उसी तरीके से ज़कात है। ज़कात गलत चीज नहीं है, गलत चीज जजिया है। इसको आगे चल के अकबर ने हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। किसी से भी धर्म के आधार पर अगर आप जबरन टैक्स ले रहे हो तो वो गलत है। धर्म के आधार पर आप जबरन कोई भी चीज कर रहे हो वो गलत है। ठीक है,
बट धर्म के आधार पर कर रहे हो तो वो ज्यादा गलत हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है लगान। 2.5% मुस्लिम से लिया जाता था और 5% नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ये जमीन का टैक्स हुआ करता था, लैंड टैक्स हुआ करता था। तो ये टैक्सेशन सिस्टम था। इनके नाम थोड़े से आप ध्यान रखने की कोशिश करना। उस्र और खराज, ये दोनों नॉर्मल कॉमन टैक्स हुआ करते थे, आपको देने ही देने, एक तरीके से इनकम टैक्स हुआ करते थे। खम्स लूटेड मनी हुआ करती थी कि सुल्तान को 20% हिस्सा दे दिया जाएगा। और जक़ात और जजिया धार्मिक आधार पर टैक्स हुआ करते थे। और लगान जो हुआ करता था, ये लैंड बेसिस पर टैक्स हुआ करता था, जमीन पर लगने वाला कर हुआ। इसके बाद कल जो हम स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, ये सब पढ़ेंगे। आज की बात यहीं तक है, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।